जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली वीडियो मैंने आप सभी को बताया था पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणियों के बारे में, जिसमें बहुत सारी श्रेणियां पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने आप सभी को प्रमुख घाटियां या वैलीज के बारे में बताया था और साथ साथ मैंने कुछ हिल स्टेशन, जिन्हें पर्वतीय नगर भी कहते हैं, के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भारत के भौगोलिक विभाजन में दूसरा पार्ट है, उत्तर के मैदान के बारे में। तो हम जानेंगे कि उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ और उत्तर के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए समझते हैं उत्तर का मैदान। साथियों, जो ये ऊपर का हिमालय वाला क्षेत्र दिख रहा है, इनमें से बहुत सारी नदियां निकली हैं और इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ही उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा हुआ, सिंधु हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ और बहुत सारी नेपाल से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और तिब्बत क्षेत्रों से, जिनसे निर्माण हुआ। तो आइए हम लिख लेते हैं पॉइंट में कि उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण में लिखेंगे उत्तर के मैदान का निर्माण, उत्तर के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। लाए गए अवसादों से हुआ। अवसादों से हुआ। ये थे उत्तर के मैदान के निर्माण के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं, जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुई, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी। ऐसे ही बहुत सारी नदियां के द्वारा ही उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे जो उत्तर का मैदान है वो कितने भागों में बटा है और कौन कौन से भाग हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो उत्तर का मैदान है ये 4 भागों में बटा है। 4 भागों में बटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक है भात खाबो, ताकि सबको याद रहे कि हाँ उत्तर के मैदान कितने भागों में बटे हैं। जिसमें भा का अर्थ है भाबर, ता का अर्थ है तराई, खा का अर्थ है खादर और बा का अर्थ है बांगर। तो ये उत्तर का मैदान जो 4 भागों में बटा है, जिसमें पहला भाबर है, दूसरा तराई है, तीसरा खादर है और चौथा बांगर है। 4 भागों में उत्तर के मैदान को बांटा गया है। अब हम समझेंगे कि भाबर किसे कहते हैं या भाबर जो है इसकी विशेषता क्या है, या तराई क्या है, या खादर क्या है, या बांगर क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र कैसे बना, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन होना चाहिए कि भाबर क्षेत्र कैसे बना। तो जो ऊपर वाला है, जो हिमालय था, उसका जो सबसे दक्षिणी हिमालय था वो था शिवालिक, और शिवालिक से बहुत सारी नदियां निकली हैं। और ये जब नदियां निकली तो ये शिवालिक से अपने साथ बहुत सारे पत्थर टुकड़ों के रूप में लेकर आती हैं। जब ये लेकर आई तो ये एक स्थान पर ये टुकड़े जो हैं इकट्ठा होने लगे, और जो इकट्ठा हुए तो उसी क्षेत्र को हम लोग भाबर प्रदेश क्षेत्र कहने लगे, क्योंकि यहाँ पर पत्थर की बहुत ज़्यादा अधिकता थी। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट भाबर क्षेत्र में कि यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पत्थर की अधिकता है। पत्थर की अधिकता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारे पत्थर इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पर पत्थर की अधिकता हो गई। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पत्थर रहेंगे, जहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर कृषि तो हो नहीं सकती, क्योंकि पत्थर में ना जुताई हो सकती है, ना कुछ हम बो सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह
कृषि योग्य भूमि नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, भूमि नहीं है। और जब यहाँ पर भाबर प्रदेश में जो नदियाँ आई तो ये पत्थरों के बीच से गुजरने लगी। जब जहाँ पर पत्थर ज़्यादा रहेंगे, अगर कहीं भी आप पानी डालेंगे और उसके ऊपर पत्थर रहेगा तो पानी नीचे से जाने लगेगा। तो यहाँ पर पत्थर की बहुत अधिकता थी और पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, तो ये नदियाँ जो थी इन क्षेत्रों में विलुप्त हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि उत्तर के मैदान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो उस क्षेत्र का नाम है भाबर प्रदेश। तो लिखेंगे यहाँ या इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो यह था भाबर क्षेत्र की विशेषता। अब आइए हम समझते हैं उत्तर के मैदान के दूसरे भाग के बारे में, जिसका नाम है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं या तराई क्षेत्र कैसे बना? तो तराई क्षेत्र की बात करें तो जो भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो गई थी, तो ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आने लगी, और जब ये छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ के रूप में बटे तो ये कंकड़ जो है एक जगह पर इकट्ठा होने लगे और वो समतल भूमि बन गई। तो जहाँ पर ये इकट्ठा हुए उसे हम लोग कहने लगे तराई क्षेत्र। तो हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट या तराई के बारे में लिखेंगे, यह भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और तराई क्षेत्र के बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि ये समतलीय क्षेत्र है, तो लिखेंगे यहाँ समतलीय भूमि पाई जाती है, समतलीय भूमि पाई जाती है। उसके बाद जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब ये छोटे छोटे कंकड़ बन गए, ये पत्थर छोटे छोटे कंकड़ बन गए, तो नदियों का जो पानी था इसमें भी चारों तरफ जाने लगा। जब जहाँ पर लगातार पानी रहेगा तो वो दलदली क्षेत्र कहलाएगा, नमी वाला क्षेत्र। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये नमी या दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। और यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, और जब पानी रहेगा और दलदली क्षेत्र रहेगा तो यहाँ कृषि भी होगी। तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यहाँ या यह क्षेत्र कृषि उपजाऊ है, यह क्षेत्र कृषि योग्य है, कृषि योग्य है। और यहाँ पर कुछ फसलें हैं जो अधिक पानी में पैदा होती हैं, जहाँ पर अधिक पानी की मात्रा होती है, या कह सकते हैं वो ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनके नाम लिख लेंगे, जैसे कुछ प्रमुख हैं, जैसे गन्ना हुआ, धान हुआ इत्यादि। ये ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। तो इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में गन्ना हुआ या धान हुआ, ये सब पैदा होते हैं। तो ये थी तराई क्षेत्र के बारे में विशेषता। अब जो अगला है उत्तर के मैदान में अगला हमारा भाग है, वो है खादर क्षेत्र या खादर प्रदेश। खादर प्रदेश कैसे बना? तो जो ये हमारा तराई वाला क्षेत्र था, तराई वाले क्षेत्र में जब यहाँ से नदियाँ आगे बढ़ी, तो ये नदियाँ जब आगे बढ़ी तो अपने साथ और छोटे छोटे सेडिमेंट लेकर आई। और जब ये तटीय क्षेत्रों में, जैसे ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, या इनके बीच वाला क्षेत्र, इन सभी के बीच में ये अपने साथ नई नई मिट्टियाँ हर साल प्रतिवर्ष लेकर आती हैं, जिनको जलोढ़ मिट्टी कहा गया, जलोढ़ मिट्टी। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वह ऐसा कौन सा उत्तर के मैदान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी बनती है? तो वो खादर क्षेत्र है, जहाँ पर प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी बनती है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोग लिखेंगे
यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, बाढ़ वाला क्षेत्र है। बाढ़ वाला क्षेत्र कैसे हुआ? अभी ये आप लोग देख रहे हैं कि जो नदियां हैं ये अपने साथ अवसाद लेकर तो आ ही रही हैं, लेकिन जब ये नदियां अपने बहाव से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं तो इन क्षेत्रों में पानी हमेशा आता रहता है, तो एक प्रकार से यहाँ बाढ़ हो जाती है, तो इसीलिए कहा गया यह बाढ़ वाला क्षेत्र है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जब प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा तो यहाँ पर अधिक मात्रा में फसल उगेंगी, क्योंकि ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, खादर क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये थी खादर प्रदेश के बारे में प्रमुख जानकारी या प्रमुख विशेषता कि खादर क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, या ये किस प्रकार का क्षेत्र है, या यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो उत्तर के मैदान में हमारा जो लास्ट पार्ट था बांगर प्रदेश या बांगर क्षेत्र, तो बांगर क्षेत्र की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो खादर वाला क्षेत्र था ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बाढ़ नहीं आती कभी, तो बांगर क्षेत्र में लिख सकते हैं यह बाढ़ वाला क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। पुरानी जलोढ़ कहने का मतलब यह हुआ कि यह ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कभी बाढ़ आई होगी, तो जो नदी के किनारे वाली मिट्टी थी जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यहाँ पर भी आकर फैल गई, तो यहाँ पर दोबारा बाढ़ नहीं आई, तो जो ये मिट्टी थी धीरे धीरे पुरानी होती गई, तो कहा जा सकता है कि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो जो इसका निर्माण हुआ है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो ये थी दोस्तों उत्तर के मैदान के बारे में विस्तृत जानकारी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया उत्तर के मैदान के बारे में कि उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने बताया 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से थे, जिसमें मैंने आपको पहला बताया भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश के बारे में बताया कि यह कैसा क्षेत्र है और यहाँ पर किस चीज़ की अधिकता है, तो हमने बताया पत्थर की अधिकता है, और ये भी बताया कि यह कृषि योग्य भूमि नहीं है इस क्षेत्र की। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया तराई क्षेत्र के बारे में, तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ ये बताया। उसके बाद बताया कि यहाँ पर किस तरह की भूमि पाई जाती है, तो यहाँ समतलीय भूमि पाई जाती है, और यहाँ पर हमेशा बताया कि नमी या दलदली वाला क्षेत्र है। उसके बाद बताया ये कृषि योग्य वाला भी क्षेत्र है। कृषि योग्य क्षेत्र में मैंने बताया आप सभी को कि यहाँ पर गन्ना और धान की अधिक मात्रा में पैदावारी होती है। उसके बाद हमने बताया आपको खादर क्षेत्र के बारे में कि खादर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हमने बताया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है ये प्रतिवर्ष नई बनती जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद लगातार लाए जाते हैं। और उसके बाद जो उत्तर के मैदान में लास्ट भाग था वो था बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र के बारे में बताया कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, और यहाँ पर कभी बाढ़ आई होगी जिससे मिट्टी आई यहाँ तक, जिससे जलोढ़ मिट्टी बनी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल किसे कहते हैं, या भारत का मरुस्थल कौन सा है, या भारत में कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं।
तो बात की जाए मरुस्थल की कि मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल कहेंगे ऐसा क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वह क्षेत्र मरुस्थल कहलाएगा। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं ये बात की जाए तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठंडा मरुस्थल और एक होता है गर्म मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। अगर ठंडा मरुस्थल भारत में बात की जाए कि भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा पाया जाता है, तो भारत में ठंडा मरुस्थल में पाया जाता है लेह मरुस्थल। और गर्म मरुस्थल की भी बात की जाए तो थार मरुस्थल या राजस्थान मरुस्थल। तो ये थी भारत के मरुस्थल या मरुस्थल के बारे में जानकारी। अगर थार मरुस्थल की बात की जाए कि भारत में थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है या थार मरुस्थल की विशेषता क्या है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये कहाँ पर अवस्थित है? थार मरुस्थल की बात की जाए, यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। मैप में देखें तो जो ये वाली श्रेणी है इसे अरावली कहते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी। और भारत में इसी अरावली श्रेणी के पश्चिम साइड में ये थार मरुस्थल है। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। जो ये वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और यहाँ भी मरुस्थल पाया जाता है। और उसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये थार का जो मरुस्थल है यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, जो एग्जाम में आती है कि ऐसी कौन सी भारत की नदी है जो थार मरुस्थल से निकलती है और वो भारत में ही विलुप्त हो जाती है, या ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलुप्त हो जाती है। तो वह नदी का नाम है लूनी। और लूनी की खासियत यह है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और इसके बारे में लिखेंगे यह एक लवणीय नदी है। लवणीय नदी कैसे हुआ दोस्तों? कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है, इसीलिए इसे लवणीय नदी कहा गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने उत्तर के मैदान के बारे में बताया और साथ साथ मैंने मरुस्थल के बारे में बताया और उसके साथ भारत में जो थार मरुस्थल है उसके बारे में बताया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो पिछली वीडियो हैं उनको मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने भी ना देखा हो वो प्लेलिस्ट से जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।